हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे बायोडाइवर्स लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हमने कर लिया था। अब हम आगे करेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर मीन्स होता है ज़्यादा, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है यूज़ कर लेना। तो इन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन जो है डिपेंड होता है नेचर पर, प्रकृति पर। ठीक है, तो किस लिए नेचर पे डिपेंड है? फूड और शेल्टर के लिए। बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, अब इन्होंने ये कहा है कि जब नीड ग्रीड में बदल जाए, मतलब जो आवश्यकता है वो उनकी लालच बन जाए, तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा यूज़ करेगा। तो ये कह रहे हैं इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मतलब जब नीड ग्रीड में बदल जाती है तो हम उसे कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता क्या है। तो मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स। अब इन्होंने कहा है कि लास्ट 500 साल सॉरी, अगर हम देखते हैं तो स्टैलर सी काउ एंड पैसेंजर्स पिजन, तो ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब आप देखते होगे पहले जो मूवी आया करती थी, तो लेटर जो थे वो पिजन के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपना कुछ भी जो समाचार होता है वो पिजन के थ्रू मतलब भिजवा देते थे, सेंड करते थे। तो अब इन्होंने कहा है कि 500 साल, लास्ट जो 500 साल हमने देखा है, तो उसके अंदर स्टेलर सी का और पैसेंजर्स पिजन जो है वो हमारे ग्रीड की वजह से, हमारे लालच की वजह से क्या है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज़्यादा यूज़ किया गया है, वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन। ठीक है, हमारे द्वारा उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। Presently, many marine fish population around the world are over-harvested, endangering the continued existence of some commercial important species. अब इन्होंने क्या कहा है? presently, अब क्या है? जो मैरीन स्पीसीज जो है पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। तो मैरीन फिश को जो मतलब ओवर हार्वेस्टेड कर रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही जो फिश है उसकी रियरिंग की जा रही है और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, उनको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एंडेंजरिंग द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज। इससे क्या हो रहा है? जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो है भाई तो उनकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो चुका है। ठीक है, वो खतरे में पहुंच गए हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे क्या बोला है। मतलब इन्होंने ये कहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो स्पीसीज है वो एंडेंजर, मतलब खतरे में है। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? एलियन स्पीसीज इन्वेशन। तो एलियन मीन्स होता है बाहर की। ठीक है, कोई बाहर की स्पीसीज जब कहीं एंटर करती है किसी कहीं दूसरी जगह, तो वहाँ रहने वाली, ठीक है, जो नेटिव स्पीसीज जो होती है उनको खतरा होने लग जाता है। ठीक है, अगर बाहर वाली स्पीसीज मतलब एलियन स्पीसीज ज़्यादा पावरफुल है तो नेटिव स्पीसीज क्या, उनको हार्म पहुँचेगा। तो व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली फॉर वट एवर पर्पज़। अब इन्होंने कहा है कि कोई भी एलियन स्पीसीज को, चाहे हम खुद की इच्छा से, चाहे अनइंटेंशनली, मतलब अपने आप ही किसी भी पर्पज़ से वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, मतलब कहीं पे आ जाती है, तो सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। तो उन्होंने क्या कहा है? तो वो वहाँ पे अपने आप भाई ग्रो करेगी, फ्लरिश होएगी वो स्पीसीज, और उसके बाद क्या होगा? जो इंडिजिनस, ठीक है, जो इंडिजिनस स्पीसीज जो है वो मतलब कम होती जाएगी या एक्सटिंक्ट होती जाएगी। ठीक है, जो मतलब इंडिजिनस होती है, जो वहीं की रहने वाली स्पीसीज हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये नीचे जो है कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। द नील पर्च introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to the extinction of an ecological unique assemblage of more than 200 species of scaled fish in the lake.
तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे ही नील पर्च को भाई ईस्ट अफ्रीका जो है वहाँ के लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी वजह से क्या है 200 से भी ज़्यादा जो सिकेल्ड फिश जो होती है लेक में, जो छोटी मछली जो थी वो क्या है उनको मतलब वो एक्सटिंक्ट होती गई, क्योंकि जो नील पर्च है उन्होंने छोटी मछलियों को खा लिया, ठीक है, अपना भोजन बना लिया। इस वजह से क्या है वो ख़त्म होने लगी, मतलब वो भाई बहुत एक्सटिंक्ट होगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट पोज्ड टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज। अब इन्होंने कहा है कि आप फैमिलियर, मतलब आप इनसे भाई इनके बारे में आपको पता होगा, एनवायरनमेंट के साथ जो होता है एनवायरमेंटल डैमेज कॉज, जो एनवायरनमेंट जो डैमेज होता है, नुकसान पहुंचता है, उससे क्या होता है हमारी नेटिव स्पीसीज़ को क्या है खतरा पहुंचता है, ठीक है। कैसे, बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज़, एक वीड स्पीसीज़ का नाम बताया है कैरेट ग्रास जिसे कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है पार्थीनियम, इनका साइंटिफिक नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लैंटाना एंड वाटर हाइसेंथ का साइंटिफिक नेम है आइकोर्निया। तो इन्होंने कहा है कि कुछ इन्वेसिव वीड्स है जिसकी वजह से क्या होते हैं, वीड्स मतलब जो अपने आप ही उगाते हैं, ठीक है, अनइंटेंशनली। तो ये जो है वहाँ की जो फसल जो होती है जहाँ पे ये उगती है, तो दूसरी फसल को मतलब क्रॉप को वो फ्लरिश नहीं होने देती है और खुद ज़्यादा फ्लरिश हो जाती है, जिससे क्या होता है दूसरी जो इंडिजिनस जो स्पीसीज जो होती है उनको खतरा हो जाता है, ठीक है। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरियन पाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग threat to the indigenous cat फिश इन आवर रिवर्स। तो इन्होंने कहा है कि एक रिसेंटली एक भाई इंट्रोड्यूस एक एग्जांपल आया हमारे सामने अफ्रीकन कैटफिश का, ठीक है। भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अफ्रीकन कैटफिश का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, क्लैरियस गैरिपिनस। तो जो ये है इसको मतलब ये क्या है, काफ़ी सारी इंडिजिनस कैटफिश के लिए खतरा थी, ठीक है। आई होप आप ये एलियन स्पीसीज इन्वेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं को एक्सटिंक्शन। अब को एक्सटिंक्शन का मीनिंग क्या होता है, को मीन्स एक्सटिंक्शन मतलब होता है जब कोई दो स्पीसीज एक दूसरे की हेल्प कर रही है, और अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो दूसरी स्पीसीज भी उसके साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे पे मतलब डिपेंड है, ठीक है। तो देखो हम आगे देखते हैं, व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। अब इन्होंने कहा है कि जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी प्लांट या एनिमल्स की, तो जो ऑब्लिगेटरी है जो उस पर डिपेंड है, ठीक है, जो हेल्प करती है उनकी, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। व्हेन एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, जो अब हम करेंगे। तो व्हेन ए होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, तो उन्होंने कहा है कि जो होस्ट फिश जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फेट। तो फिश के जो डिपेंड पैरासाइट जो है जो उसी फिश पे रहती थी वो भी क्या है एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसलिए बोला इन्होंने सेम फेट। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं ये को इवोल्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म। अब इन्होंने कहा है कि एक को इवोल्ड प्लांट पोलिनेटर मतलब प्लांट और पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म जो है वो उसका एग्जाम्पल लिया है। पोलिनेटर क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा तभी आगे क्या है न्यू सीडेड प्लांट जो है वो ग्रो कर मतलब डेवलप हो पाएंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर पोलिनेटर अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, तो पोलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो प्लांट भाई जर्मिनेशन में उनके रिप्रोडक्शन में जो हेल्पर जो था एजेंट जो था वो गायब हो गया है, वो एक्सटिंक्ट हो गया है, तो प्लांट आगे कैसे डेवलप कर पाएंगे, रीजनरेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, पोलिनेटर एक्सटिंक्ट होगा तो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा वो वाला, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला है को एक्सटिंक्शन और को इवोल्ड,
ठीक है। तो ये बोल रहे हैं को इवोल्व प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो को इवोल्व मतलब इकट्ठे इवोल्व हुए हैं, मतलब पोलिनेटर आया है तो प्लांट भी आया है। ठीक है। आपने जो म्यूचुअलिज्म था उसके अंदर सारे एग्जाम्पल किए थे। एक फिग प्लांट जो था उसका एग्जाम्पल क्या था, वहाँ पे यूका जो थी वो एग ले कर देती थी, जिसकी जैसे ही वो जब हैचिंग होती थी एग की, उसी टाइम क्या है फ्रूट डेवलप होता था उस प्लांट का। तो जब वो बाहर निकलते थे तो उसके पोलन ग्रेन उनके साथ चले जाते थे, मतलब वो उसकी हेल्प कर रहा था प्लांट को रीजनरेट करने में, इसलिए इन्होंने कोइवोल्व बोला है। ठीक है। वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबल लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक चीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी भी अपने आप, मतलब जो उस पर डिपेंड है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस के कौन कौन से कॉजेज़ हैं। ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करते हैं। ठीक है। देयर आर मैनी रीज़न, कई रीजन्स हैं। सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस बट ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने कहा है कि सभी रीजन्स जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इन्होंने क्या बताया है कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, नैरोली यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड एथिकल। ठीक है। नैरोली जो यूटिलेरियन है हम उसे पहले डिस्कस करेंगे, बाकी के जो 2 हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम नैरो यूटिलेरियन जो यूजेस हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। नैरो क्या है भाई, हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। ठीक है। नैरो का मतलब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब जब हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिले नेचर से तो हम उसे क्या बोलेंगे, नैरो यूटिलेरियन बोलेंगे। ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं इसमें। अब डायरेक्ट क्या है देखो, आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है। क्या बोला इन्होंने, ह्यूमन जो है काउंटलेस, ठीक है, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा है फ्रॉम नेचर। ठीक है। अब क्या क्या बेनिफिट ले रहा है वो, फूड में क्या आते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, ये आते हैं। ठीक है। उसके बाद लकड़ियाँ, भाई जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ, फायरवुड, फाइबर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि टैनिन्स, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम, ये सब, और जो मेडिसिनल जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह जो है वो सभी हमें क्या है, डायरेक्ट प्लांट से हमें मिल रहा है। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला है डायरेक्ट बेनिफिट, भाई प्लांट्स, कुछ प्रोडक्ट जो हमें प्लांट से भी मिलते हैं, कुछ दवाएं जो है, ड्रग्स जो है हमें जैसे क्या कहते हैं, कुछ विनोम, जो एंटी विनोम जो होता है वो हम एनिमल से वही डेवलप करते हैं। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। इन्होंने कहा 25% जो ड्रग्स मार्केट में सोल्ड की जाती है तो वो क्या है, हमें प्लांट से मिल रही है। और 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो उन्होंने कहा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में 25,000 स्पीसीज जो है प्लांट की वो कंट्रीब्यूट कर रही है, यूज बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे वो उगाई जाती है, जैसे हिमालयस रीजन में कहते हैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है वो मिलती है, तो मतलब वहाँ पे मतलब इतनी स्पीसीज है प्लांट की जो कंट्रीब्यूशन में रोल प्ले करती है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नोबडी नोज हाउ मैनी मोर मेडिसिनल यूजफुल प्लांट आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। अब हमने पीछे किया था पैटर्न्स में, तो अब इन्होंने यही कहा है कि नोबडी नोज हाउ मैनी, भाई कोई नहीं जानता कि कितनी मेडिसिनल जो यूजफुल प्लांट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में वेट कर रहे हैं एक्सप्लोर्ड होने के लिए, मतलब जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है।
विथ इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो उन्होंने ये कहा है कि जब हम वो वेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम उनको इंस्पेक्ट करेंगे, तो इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग में हेल्प करेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम किसी स्पीसीज डाइवर्सिटी को फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हम उसे बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायो प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। तो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो भाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए हमने मॉलिकुलर लेवल पे स्पीसीज को इंस्पेक्ट किया है, ठीक है, एक्सप्लोर किया है, तो वो क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। नेशंस एंडो विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट। तो जो हमारे राष्ट्र जो है भाई, ये हमारा नेचर जो होता है वो बहुत ही भाई हमारे राष्ट्र की सहायता करते हैं उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। मतलब भाई नेचर जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे नेशंस को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि ये फूड हो गया, हमें फूड नेचर से ही मिल रहा है, प्रकृति से ही, और कुछ मेडिसिनल प्लांट जो है वो भी हमें नेचर जो है वही हमारी हेल्प करते हैं। आई होप आप ये यूज़ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन करेंगे। थैंक यू।